गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं, मोल, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब वो पढ़ेंगे। सो मोल जैसे बेसिकली आपको पता है मोल क्या होता है। मोल एक यूनिट होता है, ठीक है, और मोल जो आपका एक यूनिटलेस नंबर है। तो मोल के फॉर्मूले होता है, अगर आपको देखो वेट बाय वेट फॉर्म में जाओगे तो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास को मैं स्मॉल एम से दिखा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास को मैं कैपिटल एम से दिखा रहा हूँ। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया है। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है। हाँ जी, अभी स्टार्ट हुआ। हाँ पहले ऑन नहीं था ना, मैंने अब ऑन किया है स्टार्टिंग से। पहले नहीं था। हाँ अभी अभी दिख रहा है, ठीक है सर। सो मोल के देखो तीन फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको कोई जैसे बोल देगा कि 2 ग्राम सोडियम है, इसका कितने मोल है, तो सोडियम आपको गिवन मास 2 ग्राम दे रखा है, सोडियम का मोलिक्यूलर मास 23 होता है, 2/23 आपका मोल आ गया है ना। अगर आपको मास दे रखा है तो आप वो कर लोगे। और अगर आपको वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम का दूसरा फॉर्मूला है, वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना। तो प्रेशर मतलब 180 एम। टेम्परेचर कितना, जनरली आप रूम टेम्परेचर लेते हो, ठीक है, जो कि 25 से 27 डिग्री लेते हैं, वो अपॉन 22.4 लीटर। अगर आपको वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है, मैं आपको बोल दूंगी 50 लीटर मेरे कुछ दे रखा है, कोई भी एक मैंने गैस का नाम दे दिया कुछ भी, उसको कितने बोलोगे आप, 50/22 कर दोगे, सिंपल। अच्छा, ये वाला ज्यादा यूज होता है, थर्ड वाला भी। तो ये सेकंड वाला उतना यूज नहीं होता। दूसरा तीसरा आपका मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब यहाँ पे पार्टिकल आपका क्या हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। सो उसको डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 6.022 into 10 की पावर 23, इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो यार, मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे टीचर यूनिटी मेथड से कराते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मोल मैंने जिस ये 3 फॉर्मूले लिखा है, ठीक है, तीनों को आप इक्वल कर दो, जिंदगी भर कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट चाहे इसके बाहर में जाएगा, अगर मोल से रिलेटेड आएगा, ठीक है। मैंने अपनी 11th क्लास में फॉर्मूला सीखा था। आज जब हम आईआईटी जेईई की नीट की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते थे, मैंने सारे क्वेश्चन इससे ट्राई किए और मेरे सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको जैसे कुछ ऐसे सिखाएंगे कि मतलब वन 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 मोल एन एक एटम के बराबर होता है, फिर आप वन निकालोगे कि कितने एन एक के बराबर होगा, फिर आप स्टैंडर्ड मेथड लाओगे ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन मोल एन ए के बराबर उस तरीके से। तो आप वो सब मत करो, सिंपल जो मैंने सामने लिखा है, अगर मेरी बात मानोगे आपके सारे क्वेश्चन होंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू करवाते जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन 1 दे दिया, जैसे एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 12 ग्राम सोडियम लिया मैंने, है 12 ग्राम सोडियम है, तो कितने मोल्स होंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है मोल क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 12, है ना। और आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ठीक है। तो 12/23 कितना है, लगभग 0.5 के आसपास, थोड़ा कम होगा 0.5 से। 12 डिवाइडेड बाई 23, दैट मीन्स, अच्छा 23 है, 24 नहीं है, तो जीरो मतलब 24 होता तो आधा जाता, तो 23 तो 0.52 गया, तो मतलब आपके 0.52 मोल्स आ गए, है ना। इसी को यूनिट नहीं, क्योंकि देखो ऊपर भी, ऊपर देखो 12 ग्राम था और नीचे भी ग्राम था, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट ले तो कोई यूनिट नहीं होती। देखो समझ में आ गया मोल कैसे निकालते हैं, आपको वेट दे रखा है। सेम अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आपको मैंने बोल दिया कि एक गैस है, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, कुछ भी नाम भी दे सकते, कुछ भी बोल देगा उसका कि 67.2 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, कितने मोल होंगे। तो आपको पता है गिवन वॉल्यूम कितनी है, देखो सेकंड फॉर्मूला वॉल्यूम कितना दे रखा है, 67.2 और डिवाइडेड बाय 22.4, इसको आप डिवाइड करो 3 गुना कर देगा, तो मतलब 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं बात करता हूँ इस वाले की, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से कि मैं आपको बोलता हूँ 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स हैं, ध्यान से सुनना। तो आप क्या करोगे यार, मोल निकालना आपको, तो कितना दे रखा है, CO 88 दे रखा है, और CO2 कितना होता है, आप निकाल लो, देखो कैसे, CO2 का मोल में मास निकाल लोगे। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना ऑक्सीजन है, 2, 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस 32, दैट इज 44, 88/44 इक्वल टू 2। यहाँ पे आप आ गया। अगर मान लीजिए सिंपल ये बोलते हैं 88 ग्राम CO2 है और आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या बोला, सेम क्वेश्चन में
इसको यहाँ पे करवाता हूँ। क्या आपको क्वेश्चन दे दिया, एट ग्राम CO2 दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे पहले उन्होंने बोला था मोल निकालिए, सेकंड उन्होंने बोला था एटम्स, थर्ड एटम थर्ड कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स, देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इन्होंने ये नहीं बोला कि CO2 में कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, इन्होंने बोला 88 ग्राम CO2 में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको मोल निकालने को बोले, तो आपको वेट दे रखा कितना 88, और आपको पता है CO2 का 44 आता है, अभी हमने पीछे किया, तो कितना आ गया 2, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आंसर आ गई 2। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से निकलेगा, जो तीसरा फॉर्मूला मोल का था, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना यहाँ पे। अब मैंने बोला था पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी। तो आप सबसे पहले आप हमेशा मॉलिक्यूल निकालें, क्योंकि देखो अगर मैं एक बात करता हूँ CO2 की, तो CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से बना है। आप देख पा रहे CO2 एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, देखो देखो इस CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन का कितने नंबर है, एक है, तो कार्बन का एक एटम है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के दो एटम है, ओके। और टोटल एटम कितने हैं, एक कार्बन का तो 3 एटम। तो एटम और मॉलिक्यूल में फर्क समझ आ रहा है। मॉलिक्यूल मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि दो या दो से ज्यादा एटम से बना होगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। CO2 एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं खाली Na लिखता हूँ, देखो Na लिखा है मैंने, Na एक एटम है, मॉलिक्यूल थोड़ी है, सिंगल है ना, सॉरी दिस इज एन एटम। बताओ ध्यान से, यहीं पे क्वेश्चन गलत कर जाओगा, बस एटम और मॉलिक्यूल में फर्क समझ चलो। सिंगल है, देखो व्हाट इज एटम, एटम सिंपल मतलब जो बेसिक सिंगल है, और व्हाट इज मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। जैसे CO2 में तो 3 एटम है आपके, CO2 के अंदर आपके एक एटम कार्बन के और दो एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। तो अगर आपसे उन्होंने एटम बोला था, आप यहाँ पे 3 मत बोल देना, क्योंकि आपको यहाँ पे के खाली CO2 नहीं, कितना ग्राम दे रखा है ये बोला है, ओके। सो आपको पता है कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल था तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू कितनी थी, मोल कितने आए थे हमने भी निकाला। ये मॉलिक्यूल आपको निकालना है, अपॉन ये Na लिख दो, मतलब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू। तो मॉलिक्यूल कितना आ गया फिर 2 इंटू Na, Na की वैल्यू कितनी है यही। अब देखो मॉलिक्यूल आ रखे हैं, आपको पता है एक इस मॉलिक्यूल में कितने 3 एटम थे, अगर आपको यहीं पे एटम बोला है, तो आप सिंपल जो मॉलिक्यूल था उसको देखो, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की वैल्यू इतनी आई है, और इस मॉलिक्यूल में कितने एटम थे, टोटल 3 एटम थे, तो आप आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका वो एटम्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल हमने सॉल्व करे, एटम ने सॉल्व करे, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए CO2 है, तो इसमें देखो कार्बन के, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 6, और ऑक्सीजन पास कितने होते हैं 8, तो कितने ऑक्सीजन है 2,
इलेक्ट्रॉन बोला ना, पे एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो कार्बन का 6 गया प्लस 8 दूने 16, तो 16 6 22। तो 22 तो खाली CO2 का है, पर उन्होंने 88 ग्राम CO2 पूछा है। तो आपने जो मॉलिक्यूल निकाले, आपने ये जो क्या कहते हैं, जो आपने निकाला था उसको आप इस 22 आंसर जो आपका आया था कौन सा मॉलिक्यूल वाला, देखो सबको सबसे लोगों को मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल निकाल के एटम पूछा तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल के आंसर को मल्टीप्लाई करिए। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछा है, जो आपका मॉलिक्यूल आया था उसी को आंसर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपको उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, कितने आ रहे हैं 22, तो आपका आंसर 22 नहीं है, 22 को आप जितना मॉलिक्यूल आया था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि इतना डीप जाएगा नहीं, बट फिर भी देखो मैंने सारे वेरिएशन करा दी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट कि मोल कैसे निकालते हैं? अगर मोल से हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल निकाल लिया, फिर हमको एटम कैसे निकालने हैं? सिंपल, जितना जो आपको देखिए फॉर्मूला जिस जो भी दे रखा होगा आपको, उसमें देखिए कितने एक एटम है। सिंपल जो मॉलिक्यूल का आंसर आया था, मॉलिक्यूल को, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, तो अगर मॉलिक्यूल की वैल्यू थी तो एटम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर को, आपके एटम्स आ गए। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, आपको पता है कि आप चेक करिए जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, आपने चेक किया कि 16, यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन थे, तो मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी थी 12.024 into 10⁻23। आपने उस मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस आपके इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन से, वो भी आपके आ गए। सो समझ आ रहा है फर्क एटम निकालना कैसे? आपको देखो इलेक्ट्रॉन्स तो कौन जाएगा, आपको मॉलिक्यूल पूछ सकता है, एटम पूछ सकता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एटम पूछेगा टोटल ना, खाली एटम लिखोगे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मेरे को पूछा होता, बताइए कि कार्बन एटम कितने, ध्यान से सुनना, अगर खाली कार्बन एटम पूछा होता तो जो मेरा मॉलिक्यूल का आंसर आया था ना, उसको मैं देखना कि कार्बन कितने हैं। तो मॉलिक्यूल का आंसर मेरा ये सपोज कितना था, 2Na था ना वैल्यू, तो कार्बन का एटम कितना है यहाँ पे 1, तो मैं 1 इंटू आंसर से, आंसर कितना था 2Na, उससे तो दे आंसर 2 हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करता। अगर सपोज ऑक्सीजन के एटम की बात करता, तो आपको देखो ऑक्सीजन के एटम कितने दिखाई दे रहे थे, तो 2, तो 2 आपको दिखाई दे, सर मॉलिक्यूल वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 2Na। तो अगर आपको इंडिविजुअली पूछेगा कि कार्बन में कितने और ऑक्सीजन कितने हैं, तो आपको आंसर 3 से नहीं, आप देखोगे कार्बन में कितने एटम है और ऑक्सीजन कितने एटम है, तो करोगे मल्टीप्लाई। और अगर आपको खाली एटम पूछा, पूरे मॉलिक्यूल के लिए एटम निकालोगे। तो ये 3 वेरिएशन समझ आया। अगर आपको बोलेगा कि एक मतलब 88 ग्राम CO2 में कितने कार्बन एटम है, तो आपका आंसर आएगा कि आपने मॉलिक्यूल निकाला था 2Na आया था, दैट मींस 1 into 2Na। और पूछा है कि बताइए कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 2 into 2Na। और पूछा है कि टोटल एटम कितने, नॉर्मल एटम लिखा तो आपको 3 into 2Na। वेरिएशन समझ आ रहा है? बताइए। यस सर। ये क्वेश्चन देखो, अगर ये आपने इतना सीख लिया, मोल कॉन्सेप्ट क्लियर, उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। सो ये पहला वाला देखो, मोल का तीनों को आप इक्वल लिख सकते हो। देखो आप तीनों को इक्वल कर दो कि सिंपल पहला फॉर्मूला देखो यहाँ पे ना, गिवन अपॉन सम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी। देखो तीनों तीनों मोल के फॉर्मूले ना, आप लिख सकते हो ना, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। बस तीनों को इक्वल कर दो और एक लाइन खींच दो, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो देखो तीन मैंने आपको ग्राम से भी निकाल के सिखा दिया, वॉल्यूम वाला को वो भी सिखा दिया, और एटम कैसे निकालते हैं, पार्टिकल्स बेसिकली आप लिखोगे। और पार्टिकल्स के लिए जब भी आपको एटम पूछोगा या आयन पूछोगा, या फिर देखो आयन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें तो नॉर्मल वैल्यू थे, जैसे Na+ ऐसे कुछ मैंने आयन लिया नहीं था। अगर आयन हो तो मैं आयन से मल्टीप्लाई कर देता, तो आयन तो आपको ऐसा आएगा नहीं। तो आपको इलेक्ट्रॉन भी आपको ज्यादा आएगा नहीं, आपको या तो एटम पूछेगा या मॉलिक्यूल पूछेगा। तो जब भी आपको एटम पूछा है तो आपको पहले मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल पूछे सिंपल मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। एटम पूछा तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालिए, और फिर मॉलिक्यूल का जो आंसर आया था उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन अब। यस सर। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है हमारी ये वाला मोलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिंबल। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। देखो मोलरिटी है, एक होता है लिटी। देखो LIT और लिटी मतलब स्मॉल एम, रिटी RIT और रिटी मतलब कैपिटल एम। पहली बात तो ये फर्क होना चाहिए। अच्छा देखो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूशन। देखो मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल, आप ना एक ग्लास में पानी था, आप उसमें ऊपर से चीनी डाली, ठीक है। तो जो आप डालते हो, जो आप ऐड करते हो बाहर से, है ना, वो आपका सॉल्यूट है। और जिसमें आप डालते हो, जैसे आपने एक ग्लास पानी में, एक ग्लास अंदर पानी था, पानी में आपने चीनी डाली, तो आपने किसमें चीनी डाली, पानी के अंदर ना, पानी आपका सॉल्वेंट है। ठीक है।
और जो मिलके बना, चीनी में आपने ग्लास में डाली, मिक्स किया, आपका शुगर सॉल्यूशन बन गया, तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, कभी कभी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं यार सॉल्यूट कौन सा था, सॉल्वेंट कौन सा था। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो यूजुअली ये हमेशा कुछ जरूर सही ना हो कि जो चीज हम देखो, अगर मान लो अगर आपका यार एक गिलास पानी है ना, आप उसमें कितना, एक गिलास में जितनी चीनी आएगी वो डालोगे ना। अब आप एक गिलास पानी में एक बोरी चीनी तो नहीं डाल सकते ना, है ना। एक गिलास पानी में एक बोरी चीनी तो नहीं डाल सकते हम। तो यूजुअली क्या होता है, जो हम डालते हैं ना, ऐड करते हैं किसी के अंदर, उसकी क्वांटिटी कम होती है। सो यूजुअली, नॉट ऑलवेज, तो जो आपका सॉल्यूट होता है उसको कम होगा, और जिसमें आप डाल लो ज्यादा होगा। जैसे मैं बोल दूंगा, सपोज मैंने 2 ग्राम शुगर डाली है 100 ml वाटर में, है ना। देखो 100 ml वाटर है और 2 ग्राम शुगर है, या मान लो 50 ग्राम शुगर है, तो 100 ml के अंदर मैंने 50 ग्राम डाला। जो कम क्या था, कम आपका देखो शुगर था, तो आपका सॉल्यूट गया, और ज्यादा कौन था, वाटर, वो आपका सॉल्यूट गया। ठीक है। अगर मान लो कभी कंफ्यूजन होता है, एक थंब रूल याद रखो कि जो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट होता है, तो थोड़ा ज्यादा होता है सॉल्यूट होता है। लॉजिक भी सोच सकते हो, एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी में आप क्या 1 किलो चीनी डाल सकते हो क्या? आएगी नहीं, हाँ या ना, यस सर। बताइए। ओके, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो इन व्हाट, देखो किसके मोल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको फाइनल, देखो सॉल्यूट की वॉल्यूम, सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं, फाइनल जो आपका बना। जैसे आपने चीनी डाली एक ग्लास पानी में, तो जो चीनी प्लस पानी मिला के जो रिजल्टेंट आया उसको वो लेना है, मतलब सॉल्यूशन, उसकी वॉल्यूम कितनी है, वो लीटर में होना चाहिए। तो बस आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास स्मॉल m से दिखाया मैंने, और कैपिटल मास मैंने दिखाया मोलर मास से, तो m अपॉन m अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम ml में देखा, आपको पता है, देखो नीचे लीटर में था ना, अगर सपोज 200 ml होता, तो मैं क्या करता, अगर 200, जस्ट मिनट सेकंड, अगर 200 ml होता, यार ये पेन को क्या हो गया, अगर 200 ml होता, आप इसको 1000 से डिवाइड कर देते तो लीटर में चला जाता, है ना, क्योंकि हमको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो मेरे को छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना, एमएल से लीटर में जाना, तो मैं डिवाइड करूंगा। तो आप नीचे 1000 से डिवाइड करते हैं तो वी अपॉन 1000 जाता है, ऊपर आके वो 100,000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो मैंने सिंपल लीटर में था, अगर ये एमएल के अंदर होता तो मैं क्या करता है, यहाँ पे नीचे को 1000 से डिवाइड करता, 1000 से डिवाइड करते तो 4 टर्म ऊपर आ गई। तो अगर आप सिंपल फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम इन एमएल, अगर एमएल में दे रखा है, आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना फॉर्मूले को, और सिंपल एमएल वाली वैल्यू डाल देना। ठीक है, इसका याद रहेगा फॉर्मूला और इसके वैल्यू। अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगा पीछे। अब देखो बात आती है मोलिलिटी पे। मोलिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखो, इसमें क्या था, नीचे वॉल्यूम था, इसमें क्या है, मास है। किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट। जैसे आपने एक ग्लास, जो आपने जो चीनी डालती है, जो भी डालते हैं सॉल्वेंट, जो मतलब सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने डाला था, ठीक है, उसका मास कितना होगा, किलोग्राम में होना चाहिए। सिंपल। अब मैंने देखो मोल मास, गिवन मास को स्मॉल m से दिखाया है, मोलिकुलर मास को कैपिटल से दिखाया है, और मास ऑफ सॉलिड को मैंने w से दिखा दिया। सिंपल। और ध्यान रखना किलोग्राम में होना चाहिए, और ग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तीसरी चीज आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। तो ये आपको नहीं भी याद है तो आपको एक्चुअल में रिलेशन पूछ देते हैं। कैसे रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। अगर आपने मेरा पीएच का लेक्चर देखोगा, आपको याद होगा, मैंने बोला था जब भी आप पीएच निकालते हो, आपका जो यूनिट होनी चाहिए H+ की, नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए, मोलरिटी में नहीं। याद आ रहा है ना। तो मैं वहां पे क्या कर रहा था, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देता था अगर मोलरिटी में था तो। ओके, याद आ रहा है किसी को, कुछ याद आ रहा है जो मैंने पढ़ाया था पीएच वाले क्वेश्चन में? यस सर। सिंपल। हाँ यस सर। हाँ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो अब इसी का मैंने जो रिलेशनशिप है वो आपको दिखाया है यहाँ पे पूरा सॉल्व करके। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखो ग्राम इक्विवेलेंट, अब देखो ऊपर वाली लाइन का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास, गिवन मास टाइप, तो स्मॉल m। इक्विवेलेंट वेट आपको होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। सिंपल। देखो सेम फॉर्मूला उसकी तरह, बस यहाँ पे एक टर्म ही नहीं ऐड हुई है ना। मोलरिटी की तरह फॉर्मूला था, बस ये n फैक्टर में आया है, तो ये नीचे है, और अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो देखो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऊपर आ गई, तो m अपॉन कैपिटल M यहाँ आ गया इनटू 1 अपॉन लीटर। देखो ये मोलरिटी का तो फॉर्मूला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन लीटर, है ना, 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये मोलरिटी तो क्या बच गया, n फैक्टर। तो आप देख सकते हो n फैक्टर का अलग से मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, आगे बढ़े। सर नॉर्मलिटी वाला अगेन एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट आपको होता है ये, ग्राम इक्विवेलेंट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
जो इस ऊपर वाले की वैल्यू ये पूरी है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट। देखो नीचे वॉल्यूम था ना, वो तो सेम है, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखो वेट ऑफ सॉलिड मतलब काइंड ऑफ गिवन मास, जो स्मॉल एम आ गया, कैपिटल स्मॉल एम आ गया। अब जो ये नीचे का इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट के बदले ये वैल्यू है, कौन सी, एम अप कैपिटल एम अपॉन एम फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट मतलब देखो, इक्विवेलेंट वेट आपको होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन माइनस फैक्टर नहीं है, एन डैश फैक्टर समझ है। गया। ओके देखो सब कुछ सेम है आपको मोलरिटी की तरह, बस ये एन फैक्टर अलग से आया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इसमें मोलरिटी में हम क्या लेते थे, खाली मोलिकुलर वेट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में क्या रिलेशन है, मोलिकुलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे आपको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो सिंपल, मैंने क्या किया, एन फैक्टर को अलग किया, तो ये बाकी जो बच्चा दैट इज मोलरिटी, सो दिस इज द रिलेशन। ओके ओके सर। अब देखो एक दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज फॉर मोलरिटी। ये आई थिंक ये क्या हो रहा है, ये कटा हुआ यहाँ क्यों आ रहा है, ठीक है। सो मोलरिटी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का जब आपको परसेंटेज जो गिवन होगी, जैसे 10% 15% परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको आप देखो, अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, उसके लिए जब आपको ना क्वेश्चन है कि परसेंटेज वगैरह गिवन होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा उससे समझ आएगा। तो वरना आपको क्या करना होता है, पहले परसेंटेज को आपको उसमें कन्वर्ट करना होता है कि मास में, फिर वहां से आपको डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम करते हो, फिर वहां से वॉल्यूम निकालते हो ना, टाइम लग जाता है आपका। शॉर्टकट डाटा अपना सकते हो, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला होता है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान आप नोट डाउन कर लो। अच्छा हम बात करते हैं यूनिट की, मोलरिटी की क्या होती है, यूनिट की हम उसको दिखाते हैं कैपिटल एम से, जिसको हम बोलते हैं मोलर, MOLAR, मोल पर लीटर। मोलैलिटी की यूनिट होती है स्मॉल एम, जिसको हम बोलते हैं मोलल, LAL लल। लर देखो इसमें लर था ना, LAR, तो यहीं से मोलर हो गया। इसमें देखो लल था, LAL लल, ये मोलल हो गया। तो ये देखो उसमें क्या अर्थ, ऊपर वॉल्यूम आ रहा है, नीचे लीटर है, इसमें ग्राम, नीचे वेट आ रहा है इसलिए केजी है। और नॉर्मेलिटी क्या है, इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। सो ये तो आपको मैंने पहले करा दिया था, ठीक है, क्वेश्चन जो पीछे वाला। अब आगे आते, ध्यान से सुनना। इसमें पूछते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक और होता है फॉर्मेलिटी, उसका फॉर्मूला क्या है वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल नाम याद रखिए। मॉडरेटी, नॉर्मेलिटी, ये आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए आपको बस टेम्परेचर डिपेंडेंट याद रखने हैं, बाकी कुछ भी दे देगा ऑप्शन, वो ये मैंने 3-4 लिखवा दिए टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसके अलावा और भी कुछ भी ऑप्शन दे देगा, वो आपके सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जाएंगे। ओके, डिपेंडेंट में 3 होते हैं। अच्छा इसका देखो, अगर आपको देखो इसका कोई मतलब क्या कहते हैं, क्यों होते हैं वो बात, वो सब आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और आप भूल जाओगे। आप ऐसे याद रखना, जिस किसी के फॉर्मूले में की वॉल्यूम आ रहा था ना, देखो मोलरिटी में क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, आ रहा था ना उसके अंदर, हाँ या ना। और मोलरिटी में क्या था, मोल्स अपॉन नीचे वहां पे वेट था, वॉल्यूम नहीं थी। तो जिसमें वॉल्यूम आ रहा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मोलरिटी में नीचे वॉल्यूम आ रहा था, दैट मींस वॉल्यूम टर्म कहीं फॉर्मूले में आती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन होता है, ऑब्वियस बात है नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आएगा, सेम फॉर्मेलिटी की फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है,
तो इनमें से तीनों फॉर्मूले वॉल्यूम आते कहीं ना कहीं, तो जिसमें वॉल्यूम दिख रहा था मुझे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोलरिटी क्या होता था, मोल्स अपॉन वेट, है ना, वॉल्यूम नहीं है देखो, इसलिए वॉल्यूम में टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन निकालता है, वहां भी वॉल्यूम नहीं आता इसलिए इंडिपेंडेंट है। मास परसेंटेज में भी सिंपल मास लेते हैं, वहां पे वॉल्यूम इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या होता है याद करने का, कि अगर आपको कहीं फॉर्मूला, अगर आपको मान लो ये याद नहीं रहा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, बस याद रखना कि क्या इसके कहीं इस फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम टर्म आ रही है, अगर वॉल्यूम आ रही है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, नहीं आ रही तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है, ऑप्शन देगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, तो आपका आंसर उसमें मोलरिटी हो जाएगा, है ना। और उल्टा कि डिपेंडेंट कौन सा है, तो आपका मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये क्वेश्चन हो जाएगा, याद कर लेना। Yes, ठीक यस है, सर। sir. देखो अब हम बात आते हैं, एक अगली चीज आती है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज हम बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यार फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल लूं, जैसे CH4 मैंने लिया है ना, और इसमें आपको बोलता हूं मैं CH4 में कार्बन का मास परसेंटेज कितना है, ध्यान से सुनना, सिंपल फ्री का नंबर, कुछ नहीं है। देखो आपको होता है कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन के पूछा है ना, तो मतलब मास अपॉन टोटल, मतलब जो आप जिसका पूछा उसका मास कितना है डिवाइड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास। अब जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कार्बन का पूछा था, तो आप देखो आपको पता है मास परसेंटेज पूछा आपसे, है ना, कार्बन का कितना होता है 12, और पूरा क्या CH4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 1 into 4 4, तो 12 4 16, तो 12/16, तो फ्रैक्शन में आपको आ जाएगा, परसेंटेज में पूछा है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है नंबर है। ये क्वेश्चन तो ऐसे तो गेट में भी आते हैं, गेट बीटी में, पर वहां पे इतनी गंदी वैल्यू देते हैं, C 0.996, H 0.184, या फिर क्या कहते हैं P 0.2 सीरीज, मतलब सिंपल तरीका वही है, कैलकुलेट ही करना है। बट गेट बीटी वाले के क्वेश्चन को जैसे मान लो सपोज मैंने आपको CH4 दी ना, गेट बीटी में आपको क्या दे देंगे इस तरीके से 0.9 H 1.986 O 12.6, इस तरीके से बोलिंग बताइए कि ऑक्सीजन का मास परसेंटेज क्या है, तरीका वही है, देखो बस कैलकुलेशन टफ कर दिया है ना। तो 12/16 इंटू 100, तो आपका 75% गई। मास परसेंटेज निकालोगे दोस्तों, सिंपल है, बताइए, Yes, आया sir. ना। इसी क्वेश्चन आप मुझे बताइए हाइड्रोजन का मास परसेंटेज बताइए फटाक से, कितना आएगा। CH4 मॉलिक्यूल 4 में अगर by मैं बोलूंगा तो कितना, 4 by बोलिए 16 जल्दी। into 100. हाँ तो कितना वो फोर वैल्यू कितना, 4/16 into 100, 25% हुआ ना। 25%। वैसे भी 75 दिया था, तो बच्चा कितना, देखो यहाँ पे दो ही चीज तो थी, कार्बन था, हाइड्रोजन था, है ना, टोटल मिला के 100% होना था। तो अगर मान लो सपोज यहाँ पे 3 होता, CHO होता, तब आप ये नहीं करते कि 25%, क्योंकि तब 3 एटम थे, यहाँ पे 3 चीज थी, यहाँ पे 2 ही चीज है, एक का 75% है, दूसरा वाला कितना होगा रेस्ट। मास परसेंटेज निकाल लोगे दोस्तों। यस सर। आगे आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना वेपर डेंसिटी गिवन होता है, ठीक है, याद रखना। किसी क्वेश्चन में आपको ना जैसे बोल देगा एक गैस एक्स है, आपको गैस से, अब जब आप गैस से कुछ भी, अगर आपको नहीं पता कंपाउंड क्या है ना, और आपको कंपाउंड नहीं पता, आप उसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ी निकाल सकते हो, है ना। जैसे मैंने CH4 लिख दिया, आप उसका मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि एक एक्स है तो आप नहीं निकाल सकते मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्वेश्चन में फिर क्या देते हैं, वहां पे वेपर डेंसिटी देते हैं, तो रिलेशन ये होता है,
वेपर डेंसिटी जो गिवन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ये तो बचपन में पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है बताइए। Mass per unit volume. मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है। कभी कभी आपको डेंसिटी निकालने को बोलते हैं, मास अपन वॉल्यूम कर देना। अच्छा मैंने मास वो, अच्छा हाँ एक अब बताइए मोल फ्रैक्शन। देखो मैं फालतू कुछ नहीं कर रहा, जो देखो यार ये टॉपिक ना आपका पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फॉरगेट अबाउट डीबीटी, कोई भी एग्जाम में इट विल हेल्प यू। ओके, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन हर जगह आते हैं, और ऐसे आपका कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जो आपको, जैसे मान लो पहले तुम्हें समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो यार आपके पास एक कंटेनर है, ये 2 कंटेनर है ना। मानिए ये कंटेनर आपका ए है, ये आपका बी है। तो मोल फ्रैक्शन को ना हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। अगर ए के लिए तो एक्स ए के लिए, और अगर बी है तो ठीक है। देखिए अगर आपका ए है बी है तो इसके मोल्स मानिए एन ए है, मतलब ए के मोल मतलब एन ए, बी के मोल मतलब एन बी, और एन टी क्या हो जाएगा आपका टोटल मोल। ठीक है, अगर मानिए मैं ए की बात कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब एक्स ए, तो क्या आएगा इसका मतलब आएगा देखो एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मींस अब मोल फ्रैक्शन ए के लिए ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सिंपल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करता हूँ, मतलब Sunny, here wait, I will be there within 5 minutes. Just I am finishing lecture. So B की बात, तो B का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए आपने आप। NB by NT. देखो B की बात कर रहे तो NB, NB by NA plus N. सिंपल। यार पेन, अभी पेन भी पड़ा मेरा, आई थिंक 1 घंटा हो चुका है ना। तो अब एक चीज याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होगा, दैट मींस NN ये एक्स है, एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज।
और अगर 3 होते सपोज तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1, 5 होते हैं तो XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD प्लस XC इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सपोज आपको बार बार सॉल्व नहीं करना, मान के चलिए जैसे आपको A और B दो दिया होता गैस, मान के चलिए A ऑक्सीजन होता, B आपका नाइट्रोजन होता, आपको मोल फ्रैक्शन बोलता, आप क्या करते हैं, पहले आप ऑक्सीजन के मोल निकालते हैं, आप नाइट्रोजन के मोल निकालते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A बोला था, मान के चलिए A आपकी ऑक्सीजन है, तो आप वहां क्या करते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स, आपका मोल फ्रैक्शन आ जाता, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल मान के चलते, अगर आपका XA की वैल्यू फॉर एग्जांपल XA की वैल्यू आपके मान के चलिए 0.6 है, तो आपको XB की निकालने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि दोनों का सम 1 होता है, दैट मींस मान के चलिए 0.6 था, ठीक है, ऊपर वाला। तो देखो क्या बोला मैंने, अगर मान के चलिए एक ऑक्सीजन था, एक आपका नाइट्रोजन था, ए वाला आपका ऑक्सीजन है, बी का नाइट्रोजन है, सिंपल। तो आपको गिवन होगा कि ना ऑक्सीजन 5 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, और नाइट्रोजन आपको 15 ग्राम दे रखा है, इस तरीके से। दैट मींस आपको वेट गिवन होगा, तो आपको पता है इनका मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो आप उनके डिवाइड करके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके आपके मोल्स आ जाएंगे, किसके, ऑक्सीजन के भी और नाइट्रोजन के भी, ठीक है। मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा इन सबसे रिलेटेड, आज का लेक्चर ये थ्योरी था और उससे कुछ क्वेश्चन मैंने कराए, बाकी इसको खत्म हम कल करेंगे, कुछ नए मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा इन सबसे रिलेटेड। तो आज उसमें ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि ए आपका ऑक्सीजन था, बी आपका नाइट्रोजन था, आपने वहां से ए के और बी के मोल निकाल लिए, आपका Na और Nb आ चुका है, ठीक है, Na प्लस Nb कर लो तो आपका टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोला है तो आप ऊपर ए के मोल डालोगे डिवाइड बाय टोटल मोल। सपोज करिए यहाँ पे ए मान के चले ऑक्सीजन था, तो आपके जस्ट एन एग्जांपल ऑक्सीजन के 0.6 मोल आया था, तो दूसरा केस आपके वाले नाइट्रोजन है, या तो आप Nb वाला फॉर्मूला लगाइए नीचे, है ना, वहां से आपको 0.4 वैल्यू आ जाएगी, वरना आपको पता ही है कि दोनों का सम 1 आएगा मोल फ्रैक्शन का, तो अगर एक की वैल्यू 0.6 है तो दूसरा कितना जाएगा 0.4, ठीक है। Yes, sir. तो आज का सेशन ही वाइंड अप करते हैं। सो प्लीज जो मैंने कराया, देखो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन करा दिए थे, बाद में मोलरिटी नॉर्मलिटी स्टेबिलिटी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आपको कल कराऊंगा। और देखो समझा मैंने सब कुछ दिया, आपको वैल्यू डालनी है, ठीक है, ये भी बताया कि कहाँ पे मोलरिटी लेना है, कहाँ पे मोलिटी लेना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, किसमें वॉल्यूम लेना है, किसमें ग्राम लेना है, किसमें किलोग्राम लेना है, अगर ml में तो कौन सा फॉर्मूला लगाना, और लीटर में तो कौन सा लगाना है। उसके अलावा आपको मोलरिटी का मैंने दूसरा फॉर्मूला दिखाया था कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि डेंसिटी इतनी है, डेंसिटी मान लो आपको बोल दिया 0.5 है, परसेंटेज 15 दे दिया, और मॉलिक्यूलर वेट आप कोई नाम दे देगा किसका कुछ है, या फिर गैस का नाम बता देगा, आप वहां से मॉलिक्यूलर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, वो वाला फॉर्मूला से कर सकते हो। आप क्या करिए, आप सब लोग या तो मुझे भी क्वेश्चन भेजना प्लीज, तुम लोग क्वेश्चन नहीं भेजते यार, मैं कितना ढूंढूं क्वेश्चन, मेरे पास तो पेपर भी नहीं मिलते, इतने देखने पड़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना,